हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 68 से लेकर 72 तक डिस्कस करेंगे, समझने वाले हैं, जो डील करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के साथ। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये सब अभी हम लेकर चलेंगे। देखिए, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 68 से लेकर 72 तक इसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को समझने पहले से एक चीज़ समझ लीजिए जो प्री में अक्सर पूछी जाती है और बहुत बार लगभग पूछा गया है कि इसमें एक जो धारा 68 से लेकर धारा 72 तक ये 5 धाराएं किस सिद्धांत पर बेस्ड हैं। तो ये 5 धाराएं अनजस्ट एनरिचमेंट के सिद्धांत पर बेस्ड हैं, जिसे हिंदी में अन्यायपूर्ण धनी होना या अनुचित रूप से धनी होना ये भी कहा जाता है। अच्छा, अनजस्ट एनरिचमेंट का क्या मतलब होता है? सपोज दैट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि एक थर्ड पार्टी के, मैं भी 100 रुपये का देनदार हूँ और आप भी 100 रुपये के देनदार हैं। किसी थर्ड पार्टी के हम दोनों लोग 100 रुपये के देनदार हैं। अब आप जब 100 रुपये उन्हें देने गए तो आपने क्या किया, मेरे 100 रुपये भी उन्हें दे दिए। अब मेरे 100 रुपये तो मुझे बच ही गए, अभी इसका तो मुझे लाभ हो गया। तो यहाँ तो मैं अन्यायपूर्ण तरीके से मेरे 100 रुपये बच रहे हैं। तो इसी को रोकने के लिए ये 68 से लेकर 72 तक प्रोविज़न है। इसमें आप मुझ पर क्लेम कर सकते हैं अपने 100 रुपये पाने के लिए। तो ये अनजस्ट एनरिचमेंट का प्रिंसिपल है जिस पर ये 5 धारा बेस्ड हैं और ये प्री में बहुत पूछा जाता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जो चैप्टर है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ये अनजस्ट एनरिचमेंट के प्रिंसिपल पर बेस्ड है या अनुचित रूप से धनी होना इस पर बेस्ड है या अन्यायपूर्ण तरीके से धनी होना इस पर बेस्ड है। तो अब बात करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, क्वासी क्या होता है। क्वासी जिस शब्द के पीछे लग जाता है वो ये बताने लगता है कि जिस शब्द के पीछे लगा है वो उसकी तरह है, वो है नहीं लेकिन उसकी तरह है। अब जैसे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, अगर वो विशेषताएं नहीं मिल रही हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। हाँ, ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, इसीलिए इसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इसका आप एक और चीज़ समझ लीजिए, आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा क्वासी ज्यूडिशियल अथॉरिटी। अब ये क्वासी ज्यूडिशियल अथॉरिटी क्या होता है? तो ये भी क्या कह रहा है कि क्वासी, यहाँ भी क्वासी लग गया। अब आपको इसका एग्जांपल दे, क्वासी ज्यूडिशियल अथॉरिटी होता क्या है? तो ट्रिब्यूनल एक तरीके का क्वासी ज्यूडिशियल अथॉरिटी ही है। देखिए, ट्रिब्यूनल कोर्ट की तरह काम करता है, कोर्ट नहीं है। ये बातें बिल्कुल अलग अलग हैं और इन दोनों बातों को कभी एक नहीं करता। कोर्ट की तरह काम करता है ट्रिब्यूनल, वो कोर्ट नहीं है, कोई न्यायालय नहीं है वो, इसीलिए उसे भी क्वासी ज्यूडिशियल अथॉरिटी बोला जाता है। तो ये क्वासी का मतलब होता है। तो अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हम दोनों लोग देनदार हैं किसी थर्ड पार्टी के 100 रुपए के, आपने 100 रुपये दे दिए और साथ में मेरे 100 रुपये भी दे दिए। तो अब आप मुझसे, हमारे और आपके बीच एक संविदा की तरह बाध्यताएं उपगत हो गई। तो आप मुझसे 100 रुपये प्राप्त कर सकते हैं अपने।
और एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई ट्रेडर है, वो आपके घर सामान भूल गया, आपने उसे उपयोग कर लिया, तो अब वो जो ट्रेडर था, जिसका सामान था, वो आपसे इसके लिए प्रतिकर पा सकता है। वो जितने भी पैसे का था वो आपसे पैसे वसूल सकता है, क्योंकि आप उसे अनरीजनेबल तरीके से उसके सामान को यूज नहीं कर सकते, आप अनुचित रूप से धनी नहीं हो सकते। तो ये एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले धारा 68 क्या कहती है? धारा 68 इसमें कहती है कि इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable of person. तो धारा 68 क्या कहती है? कहती है, सपोज मैं आपको एग्जांपल पे बताता हूँ कि आपके पड़ोस में कोई पागल बच्चा है, कोई पागल बच्चा रहता है। अब आपको उस पर दया आ रही है, तो उसकी जो आवश्यक वस्तु है और उसकी स्थिति के योग्य, उसके जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तु है, वो आप उसको प्रदान कर देते हो। तो अब आप उसकी प्रॉपर्टी से जो कुछ भी आपने प्रदान किया, उसके एवज में अपना पैसे प्राप्त कर सकते हो, प्रतिकर प्राप्त कर सकते हो। इसमें एक और बात कही गई है, हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट। एक और बात, अब सपोज दैट आपके पड़ोस में एक फैमिली है, एक हस्बैंड वाइफ और बच्चे। अब उस फैमिली में जो हस्बैंड है वही पागल हो गया। अब वो लीगली बाउंड था अपने परिवार को देख रेख के लिए। अब आपको दया आ रही है बच्चों पर, तो अब आप उसके बच्चों के लिए, क्योंकि मानवीय स्वभाव है, वो कभी भी चेंज हो सकता है, दयालु बन सकते हो आप कभी भी। अब आप उसके जो जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएं आप उनको प्रदान कर रहे हो। तो अब आप उस पागल व्यक्ति से, उसकी संपत्ति से जो भी आपने भुगतान किए उसके एवज में प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये धारा 68 है। इसका एक केस लॉ है, इसका एक केस लॉ का नाम था चैपल वर्सेस कूपर। इसमें यही परिभाषा, यही बताया गया था कि आवश्यक वस्तु क्या है। तो इसमें बताया गया कि रहन सहन, खाना, कपड़े, नो डाउट ये तो हैं ही आवश्यक, साथ में व्यक्ति के विकास के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे कि एजुकेशन, तो ये भी आवश्यक वस्तु हैं। अच्छा, इसमें एक बात और समझनी है कि इसमें कहता है कि जीवन में उसकी स्थिति के योग, एक वो बेहद गरीब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, तो अब उसकी स्थिति ऐसी है कि उन्होंने कभी एसी नहीं अपने घर में चलाई, कभी नहीं अपने घर में एसी नहीं लगाई, तो उनके लिए एसी आवश्यक वस्तु नहीं है। लेकिन सपोज दैट जो पड़ोसी फैमिली थी जिसका हस्बैंड पागल हो गया, वो बहुत बड़े आदमी थे और हस्बैंड के पागल उनके बच्चे शुरुआत से ही एसी में रहे, तो उनके लिए एसी ये जीवन में उनकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तु हो जाएगी, क्योंकि उनकी ऐसी हैसियत है, उनकी ऐसी स्थिति थी कि वो एसी में रह रहे हैं, तो ये उनके लिए एसी आवश्यक वस्तु हो जाएगी। तो यहाँ पर आवश्यक वस्तुओं की परिभाषा जो है वो एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है, जो समय समय पर बढ़ती रहेगी या बदल सकती है, लोगों की स्थिति के अनुसार वो देखी जाएगी। फिर ये जिसमें परिभाषा दी गई थी आवश्यक वस्तुओं का, उसका केस का नाम क्या मैंने आपको बताया, वो केस का नाम था चैपल वर्सेस कूपर। यस, चैपल वर्सेस कूपर। इसके बाद एक केस और आता है, उसका क्या नाम है,
नेस वर्सेस ईमान, यस, नेस वर्सेस ईमान। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ क्या था, दो आशिक, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। सपोज अब लड़की क्या थी, मैं आपको सिंपल वे में फैक्ट बता रहा हूँ। लड़की, उसकी उम्र 18 से कम थी, लड़का ऊपर होगा, एजेड था 18 से ऊपर या 21 से ऊपर, और दोनों आशिक थे। लड़का उसे गिफ्ट देता रहता था जब तक वो माइनर थी, उसे सैंडल्स दिए, नई नई ड्रेसेस दिलाता था, सोना बाबू के चक्कर में 10-12 हज़ार का उसने रिचार्ज करवा दिया। बाद में क्या हुआ, जब वो मेजर हो गए, जब वो 18 साल से ऊपर हो गए, तब वो एडल्ट हो गए। अब वो अपनी सम्मति देने के लिए समर्थ थी। अब इस लड़के को लगा कि अब मेरी दाल तो नहीं गलेगी, और लड़की ने मना कर दिया। तो अब क्या होगा, ये जो मजनू थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितना भी खर्चा किया था उसको पाने के लिए कोर्ट में केस किया। तो यहाँ पे उन्होंने कहा मैंने उसकी स्थिति हो कि आवश्यक वस्तुएं से प्रदाय, तो कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि नहीं, उसके पास कपड़े पहले से थे, ये कोई आवश्यक वस्तुएं नहीं, आप तो अपने चक्कर में लगे थे। तो उसे उस लड़के को प्रतिकर देने से साफ मना कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए सैंडल्स, गिफ्ट वगैरह ये सब आवश्यक वस्तुएं नहीं है, उसके पास थी। तो मजनू को मना कर दिया गया और कोई प्रतिकर नहीं दिलाया गया। फिर आता है सेक्शन 69। 69 क्या कहता है, कहता है वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन or delivers anything to him not intending to do so gratuitously। सॉरी, मैं सेक्शन 70 बोल गया, तो सेक्शन 69 क्या कहता है, 69 सॉरी, माफी था। तो कहता है कि वह व्यक्ति जो उस धन के जिसके संदाय के लिए कोई अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध संदाय में हितबद्ध है और इसलिए उसका संदाय कर देता। इसमें क्या होता है, इसको मैं सिंपल में मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट मैंने एक घर खरीदा, 10 लाख का घर था, और वो घर मैंने खरीदा 5 लाख में। अब 5 लाख बकाया है मुझे अभी 5 लाख मिस्टर सी को देने, और मैंने क्या किया, मैंने वो घर आपको बेच दिया। अब आपने तो पूरे 10 लाख मुझे दिए, और अब वो पर्सन जो सी है वो मेरे पास आया, वो कह रहा मेरे 5 लाख बाकी पैसे दो। मैंने कहा मैं तो उसका स्वामी नहीं, मेरे तो वो आपको बेच दी। अब वो आपके पास आता है, अब वो आपसे कहता है या तो मेरा घर वापस कर दो या तो जो 5 लाख बाकी हैं वो दो। तो अब आप अपने घर को बचाने के लिए जो 5 लाख मुझे देने थे वो आपने दे दिए। अब इस संदाय में आप हितबद्ध थे, आबद्ध नहीं थे, आबद्ध मैं था, आप इसमें हितबद्ध थे, और आपने वो 5 लाख रुपए मिस्टर सी को दे दिए। तो अब आप वो 5 लाख रुपए मुझसे प्राप्त कर सकते हो। ये सेक्शन 69 है और इसमें कुछ नहीं है। फिर धारा 70 क्या कहती है, कहती है अनुग्रहिकता कार्य करने का आशय न होने पर आप प्रतिकर प्राप्त कर सकते हो। अब अनुग्रहिकता कार्य करने का आशय न होने पर सपोज दैट इसमें एक इलस्ट्रेशन है, एक ट्रेडर, एक व्यापारी, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कहता एक ट्रेडर कुछ वस्तुएं आपके घर भूल गया, आप इतने होशियार, आपने वो सारी यूज कर दी, सब उन वस्तुओं को सभी वस्तुएं यूज कर ली। तो उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो आपको फ्री में वस्तुएं देना चाहता, हालांकि वो तो आपको देना भी नहीं चाहता।
वो तो भूल के रख गया, धोखे से रख गया, भूल गया, चला गया। तो अब वो पर्सन जो आपने वस्तुएं उसकी उपयोग किया, उसके एवज में प्रतिकर पाने का एंटाइटल हो जाएगा। वो जो ट्रेडर है वो आपसे प्रतिकर पाने का एंटाइटल हो जाएगा, आपसे वो प्रतिकर पा सकता है। तो ये सेक्शन 70। सेक्शन 71 क्या कहते हैं? माल पड़ा पाने वाला व्यक्ति उपनीति के दायित्व के अधीन आ जाता है। और इसमें यही बात समझने वाली है कि एक व्यक्ति जो माल पड़ा पाता है, कोई चीज़ पड़ी हुई पाता है, तो वो बेली के दायित्व के अधीन आ जाता है, वो बेली बन नहीं जाता है। बस यही बात इसमें समझी जाती है कि वो बेली नहीं हो जाता है। साफ साफ सेक्शन में लिखा हुआ कि वो बेली के दायित्व के अधीन आ जाता है, बेली नहीं हो गया, उपनीति हुआ नहीं है, वो उपनीति के दायित्व के अधीन आ गया। यानी कि जैसे उपनीति के दायित्व, उन्हीं दायित्वों के अधीन अब ये पर्सन आ गया जिसने माल को पड़ा पाया। तो ये धारा 71। उसके बाद धारा 72। 72 में क्या है? भूल से या प्रपीड़न से। अब इसमें देखिए सबसे सिंपल इसका जो मैंने सबसे पहले आपको दिया था एक एग्जांपल, कि आप भूल से या प्रपीड़न से कोई चीज़ किसी पर्सन को दे देते, भूल से दिए आप या फिर प्रपीड़न से। अब प्रपीड़न क्या होता है? ये धारा 15 में डिसाइड है। तो वो उसे तो अब आप वो वापस पाने के लिए हकदार है। सपोज दैट मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, 100 रुपये हम और दोनों, मतलब हम और आप दोनों लोग संयुक्ततः देने के लिए दायी हैं। 50 रुपये आप, 50 रुपये मैं। उस व्यक्ति के हम दोनों पे मिलाकर 100 रुपये हैं संयुक्ततः। अब आप गए, आपने वो 50 रुपये मिस्टर सी को दे दिए, किसी थर्ड पार्टी को दे दिए। अब आपको ये नहीं पता था कि मैं अपने 50 रुपये दे चुका हूँ। तो अब आपसे यहाँ पर भूल हो गई और आपने मुझसे पूछा भी नहीं। आपने क्या किया? 50 रुपये मेरे वाले जो थे, हालांकि मैं पहले दे चुका हूँ, और वो 50 रुपये आपने और दे दिए। अब उसे 150 रुपये मिल गए। तो अब आपने जो 50 रुपये उसे ज़्यादा दिए हैं, वो 50 रुपये आप वापस पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने भूल से दिए। और यही प्रपीड़न के साथ होता है। जो चीज़ आपने प्रपीड़न में आकर दी है, तो वो चीज़ आप वापस पा सकते हैं। तो यही सेक्शन 68 से लेकर 72 तक है, जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करता है और बेहद ईजी है और बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट को डिस्कस करेंगे, जो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू सो मच।